हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों वक्त हो चुका है अपनी साइंस की क्लास का। जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है उसके लिए दोस्तों ये क्लास सर्वाधिक दोस्तों आपके महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेरी सभी दोस्तों की से रिक्वेस्ट रहेगी, पिछली जो भी क्लासें हमारी हुई है उन क्लासों का रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पूछेगा जो अपनी क्लास के अंदर जो भी आपको टॉपिक करवाए गए हैं, जहां से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामिनर पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को आधारित मानते हुए दोस्तों इस क्लास को डिजाइन किया गया है। ठीक है। और दोस्तों आज हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बायोलॉजी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश दोस्तों। ठीक है, प्रकाश। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा और राइट आंसर देने की कोशिश करना। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी कहा जाता है दोस्तों। जो वक्रता के अंदर होता है उसे ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फुक्स दूरी या फुक्स बिंदु या वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र दोस्तों, बताइएगा। जो वक्रता केंद्र की ध्रुव से बात की जाए तो अपना किस प्रकार हो जाएगा? आप राइट आंसर मुझे देंगे। चलिए, ये होती है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या दोस्तों। बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक परिघटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग में बनाए जाते हैं दोस्तों? अपवर्तन, परिकिरण दोस्तों, या परावर्तन या विवर्तन दोस्तों। यानी प्राकृतिक घटना जिसके कारण खतरों के जोखिम वो लाल रंग में बनाए जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? यह बताइएगा। अपवर्तन दोस्तों, अपवर्तन की क्रिया किस प्रकार होती है? एक ऑब्जेक्ट यहां से है दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। और परावर्तन में ऑब्जेक्ट से इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सारी जगह दोस्तों। और विवर्तन में दोस्तों इस साइड से प्रकाश आ रहा है तो इस साइड दोस्तों इस प्रकार जाएगा ये। चलिएगा। और प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपका सिग्नल का जो रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसका। और इसका लाल रंग व प्रति की आंखों के अधिक दिखाई देता है। आप कहीं देख लेना दोस्तों, तीन लाइटें आपको लगा दी जाए, मान लीजिए गुलाबी, रेड, ब्लू, जो भी आपको है, तो उनको दोस्तों ब्लैक लाइट लगा दी, मान ब्लैक लगा दी, ब्लू लगा दी, रेड लगा दी, तो आपको सर्वप्रथम तीनों लाइटों में से कौन सी दिखाई देगी? सर्वप्रथम आपको सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर आपको जो रेड लाइट है वही सर्वाधिक दिखाई देगी पहले दोस्तों। या पहले का मतलब नहीं, एक सुंदर दोस्तों आपको, क्योंकि आंखों के लिए अधिक रोशनी देने वाली दोस्तों या आंखों का प्रकीर्णन बनाने वाली दोस्तों किस प्रकार की है? लाल रंग की जो है आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। हाइपर अपना मेट्रोपिया दोस्तों निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइपर मेट्रोपिया दोस्तों जिसके कारण अवतल लेंस, अवतल बेलनाकार या द्विफोक्सी। हाइपर अपना मेट्रोफोबिया का अर्थ होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि, एक मिनट, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती दोस्तों, नहीं दिखाई देती। ये हो जाएगा आपका दूरदृष्टि। जो कॉन्वेक्स आपका लेंस है वो उसके अंदर प्रयोग किया जाता है निवारण हेतु दोस्तों। इसके लिए निवारण हेतु, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग है वो किया जाएगा दोस्तों इसके अंदर, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों। उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब है दोस्तों बड़ा सीधा आभासी, छोटा उल्टा वास्तविक, बड़ा उल्टा वास्तविक, छोटा सीधा आभासी दोस्तों। अवतल लेंस से, ठीक है, ये लेंस हो गया। अब यहां से अगर कोई किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो इस साइड ऐसे होगा या इस तरफ जाएगा दोस्तों, इस बिंदु से,
या आप इस बिंदु से इस तरफ जाएगा इसे, इस प्रकार का मतलब है आभासी। आभासी प्रतिबिंब में तो बन रहा है दोस्तों, तो आभासी का मतलब हो गया छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है दोस्तों। छोटा, सीधा, आभासी दोस्तों बस। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के समानुपाती, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, या वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम, या वक्रता त्रिज्या के समानुपाती दोस्तों। जो लेंस की क्षमता होती है दोस्तों किस प्रकार की होती है? एक दोस्तों उत्तल होता है और एक होता है अवतल। उत्तल तो होता है प्लस में और यह होता है अवतल होता है माइनस का। ठीक है, याद रखना दोनों। और लेंस की जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है ये पूछ लिया जाए, लेंस की क्षमता किस से प्रदर्शित करते हैं? P से डिनोट करते हैं दोस्तों इसे। और मात्रक पूछ ले लेंस का दोस्तों, मात्रक तो होता है दोस्तों डायप्टर। डायप्टर दोस्तों, डायप्टर इसका मात्रक होता है। और दोस्तों P बराबर 1/f दोस्तों, ये फॉर्मूला। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम हो रहा है। फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम ही तो होता है। जो फोकस दूरी f दोस्तों, इसका व्युत्क्रम ही तो दोस्तों गुणा ही तो होता है क्या? लेंस। लेंस को P से डिनोट करते हैं, याद रखना। इसीलिए फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो, और फॉर्मूला नहीं पता है तो दोस्तों रटना पड़ेगा प्रश्न को। यदि वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तथा प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर और प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वस्तु से बड़ा वास्तविक का उल्टा, वस्तु से बड़ा आभासी व सीधा, वस्तु से छोटा वास्तविक का उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा या उल्टा वास्तविक दोस्तों। किस प्रकार का आपका प्रतिबिंब है वो बनने वाला है? राइट आंसर दीजिएगा। ये बनेगा वस्तु से तो क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा। वस्तु से तो बड़ा बनेगा लेकिन आभासी व सीधा होगा दोस्तों ये प्रतिबिंब। ठीक है। सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा दर्पण है वो प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका सिनेमा घर में प्रोजेक्टर लगे होते हैं उसके अंदर दोस्तों आपका प्रोजेक्टर है, उसके अंदर जो किरणों का प्रदर्शन करने के लिए किरणों के माध्यम से तो दोस्तों वो अपने वहां पर चलता है, किरणों के माध्यम से। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। एक 25 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? 4D, 0.4D, 2.5D या 5D दोस्तों। यानी 25 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता बतानी है आपको। तो फोकस कितना है? 25 सेंटीमीटर। फोकस 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस पूछिए आपसे, तो D बराबर I/F, जो मीटर के अंदर। अब मीटर में दूरी लेते हैं फोकस, आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। सॉरी, 1/1/, I/1/D बराबर आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि मीटर को आप 25 को बदलोगे 200 सेंटीमीटर में तो क्या करोगे? 2 जीरो पर लगा दोगे, और क्या करना है। अब दोस्तों कितना आ रहा है? 4। तो आपका कितना आ गया? 4D डिस्टेंस दोस्तों। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है दोस्तों? कनिका में, या कॉर्निया, नेत्रात्रा, एक्सेप्ट रेटिना, या लेंस? बताइएगा। जो मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंगे किस स्थान पर दोस्तों आपकी स्नायु उद्योग में परिवर्तन होती है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? एक्सेप्ट रेटिना, सी ऑप्शन। यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा
55 डिग्री, 35 डिग्री, 90 डिग्री या 65 डिग्री, कितना होने वाला है? थीटा का मान कितना दे रखा है? 90 माइनस 35 दोस्तों कितना हो रहा है? 55। बस डायरेक्ट दोस्तों ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ए। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फोकस दूरी वक्रता केंद्र के मध्य। दोस्तों कितना बनने वाला है? कहां पर बनने वाला है? चलिएगा, अगर आपसे पूछ लीजिए अवतल दर्पण या फोकस बिंदु तो आपका क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें आपका किस प्रकार का, इस प्रकार का बन रहा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो हो रहा है डायरेक्ट दोस्तों, प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन। तो अनंत हो जाएगा, कोई बिंदु निश्चित नहीं है इसमें। आकाश का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। जो आकाश का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है, यह आपसे पूछ लिया जाए तो प्रकाश का किरणों में धूल के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे टकराकर एक विशेष रंग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन ही दोस्तों प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। इसमें क्या हो जाएगा आप बताइएगा, प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश किरणों का धूल में, किरणों का धूल में, धूल के कणों से टकराकर एक विशेष रंग उत्पन्न करना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण अपना जो आकाश का रंग है वो नीला प्रकाश दिखाई देता है। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा और दर्पण के चेहरे से दूर ले जाने पर सीधा रहता दर्पण होता है। अवतल, उत्तल, समतल, दोनों उत्तल व समतल। प्रतिबिंब को एक छोटा है दोस्तों, किसका है? छोटा प्रतिबिंब। तो क्या बनाओगे दोस्तों? समतल तो होता है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और उत्तल हो गया आपका इसमें छोटा, अपने चेहरे से दूर रह जाने पर सीधा प्रतिबिंब रहता है दोस्तों, वो रहता है उत्तल में। समतल दर्पण से बनने वाला या बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, उल्टा वस्तु के असमान, सदैव उल्टा आभासी, सीधा आभासी वस्तु के बराबर, सदैव सीधा वस्तु के असमान। दोस्तों तो समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण की बात करें तो वायु के बराबर, सॉरी, वस्तु के बराबर, सीधा व आभासी होता है आपका। सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनने वाला प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण का होता है, याद रखना। अगला प्रश्न, यदि वस्तु की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति दोनों 2f पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा आभासी या वस्तु से बड़ा। अगर 2f है तो आपका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो आपके वस्तु के बराबर ही बनने वाला है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आंखों की वक्रता कॉर्निया की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बताइएगा। आंखों की वक्रता के अंदर कॉर्निया में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो किस प्रकार का आपका दोष है उत्पन्न होगा? अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, और एक ऑप्शन नीचे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आपका होने वाला है? जल्दी से बताइएगा। आंखों की अगर वक्रता की दृष्टि से देखा जाए तो आपका किस प्रकार का, इसमें अगर डिस्कशन करें तो बात कर लेते हैं। आपकी कॉर्निया का आकार किस प्रकार का होता है? सर्वप्रथम यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉर्निया का आकार होता है अनियमित। किस प्रकार का हो जाता है? अनियमित आकार का हो जाता है, याद रखना।
किस प्रकार का? अनियमित। और जिसमें रोगी को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या हो जाता है? पहचान नहीं पा जाता। क्षैतिज हो गई, ऊर्ध्वपातन जो रेखाएं हो गई, उनको वो अपना जो भी दोषी व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है वो इसको नहीं पहचान पाएगा। तो इसका मतलब किस प्रकार का दोष हो गया? अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष हो गया इसमें, ऑप्शन ए। लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक है, सॉरी दोस्तों, लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक हर्ट्ज, डायन, डायोप्टर या कैंडेला। लेंस की क्षमता की बात करें तो अस्थायी मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो अस्थायी मात्रक मैंने सारे वैसे बता रखे हैं, लेकिन हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज है आपका दोस्तों आवर्ती का मात्रक। किसका? आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक। डाइन किसका है? डाइन है बल का या सीजीएस बल का, जो सीजीएस मात्रक होता है वो बल का सीजीएस मात्रक दोस्तों। और डायोप्टर किसका हो जाएगा? डायोप्टर ये हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता। भी थोड़ी देर पहले ही मैंने पी से डिनोट करके लेंस को निर्देशित किया था, वहां पर मात्रक भी लिखवाया था, लेंस का डायोप्टर होता है। और कैंडेला किसका होता है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति की तीव्रता याद रखना, एग्जामिनर पूछ लेगा, फिर मत कहना कि सर मैं आया नहीं है एग्जाम में, मुझे याद ही नहीं था। हर्ट्ज किसका? आवर्ती का मात्रक। डाइन है बल का या जो सीजीएस होता है उसका मात्रक है डाइन। और डायोप्टर है लेंस का। और कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल्दी से लिखिएगा इसको क्वेश्चन को, और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट है वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना हो। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय में आपको साइंस का रिवीजन करवाने की कोशिश मैंने की है, और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आज पूरी करवा रहा हूं दोस्तों। गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहलाती है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, व्यापक या फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें हो जाएगी फोकस दूरी होती है, वो आपकी दूरी होती है। गोलीय दर्पण के, ये आपका गोल दर्पण है, इसमें किस प्रकार का अपना फोकस है? कौन अपना फोकस यहां से, तो किस प्रकार की हो रही है? फोकस दूरी हो रही है या नहीं हो रही? यहां पर फोकस दूरी हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर मुख्य फोकस बिंदु यही तो है, तो यहां से फोकस दूरी का निर्धारण हो रहा है, ऑप्शन डी। खतरों के संकेत किस प्राकृतिक परिघटना के कारण लाल रंग बनाए जाते हैं? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही पहला या दूसरा प्रश्न था, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रकीर्णन। चलिएगा ऑप्शन बी। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें अगर देखा जाए तो n बराबर 360 बटा थीटा का मान होता है, यही तो होता है, यही तो होता है, अरे यही तो होता है मनीष जी। चलिए तो n बराबर 360 बटा -1, ठीक है। तो n बराबर दोस्तों आपका 360 बटा थीटा का मान 60 है, माइनस में 1 आपका आ जाएगा, 0 से 0 गया 6, तो कुल मिला के 6 -1 दोस्तों 5 आने वाला है। एग्जामिनर किस क्वेश्चन को कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका 6 देगा, और आप टिक करके आ जाओगे, कहोगे मेरा तो एक साइंस में क्वेश्चन सही है, और मेरे साथ गलत हो जाए लेकिन वो प्रश्न सही है, लेकिन वो प्रश्न भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तब धोखा दे देगा दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान पर पढ़ लेना, इसको मत भूल जाना, ठीक है ना। -1 ये घटाना जरूरी है, फॉर्मूला अगर याद है तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, सी ऑप्शन। चलिएगा, पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों पानी के गिलास के अंदर जो पानी, जो आपके पास गिलास रखी होगी दोस्तों, कांच की गिलास, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, उसके बाद नींबू उसके अंदर डाल दीजिए, उसका आकार है वास्तविक आकार से आपको बड़ा दिखाई देगा। कारण क्या है दोस्तों? या नींबू अंदर जाने से पानी उसके अंदर चला गया? आप तो यही कहोगे, अगर एक थ्योरेटिकल चीजें लिखनी होती तो काफी स्टूडेंट यही लिखेंगे। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यही दोस्तों प्रक्रिया होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में, हवा में, बर्फ में या निर्वात में? अगर पूछ ली जाए प्रकाश की चाल सर्वाधिक,
प्रकाश के संचरण हेतु दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रकाश का संचरण करना है तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों पूछा गया था सीईटी एग्जाम 2000 अपने जो 22 के अंदर हुआ था, उसके अंदर दोस्तों 23 में, उसके अंदर दोस्तों। चलिए, प्रकाश की चाल की सर्वाधिक दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होगा? निर्वात, निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस। ये होने वाला है ऑप्शन डी। निर्वात में प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद आपकी अगर क्रम पूछ ले जाए, निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस, इसमें प्रकाश की चाल है सर्वाधिक होती है। कुछ कहेंगे जल, हवा, दोस्तों ये नहीं है। एक लाल रंग की वस्तु को हरे रंग के प्रकाश में रखने वह किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की, हरा रंग, या नीला रंग, या काला रंग दोस्तों। एक लाल रंग की वस्तु है, उसे हरे प्रकाश में रखने पर वह किस प्रकार की दिखाई देगी? आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। लाल व हरा दोस्तों क्या होता है? पूरक रंग होते हैं। ये दोनों किस प्रकार के हैं? पूरक रंग है। आपसे पूछ लिया जाए पूरक रंग कौन से होते हैं, आप कहोगे सर थे तो मैंने बताया कौन, एग्जाम में मैंने पूछ लिया, एग्जाम में आ गए थे, मारो गलत करवा दियो, लेकिन मैं तो बताऊं उदाहरण, ठीक है ना। चलिएगा, और आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का रंग आपके प्रकाश में किस रंग का दिखाई देता है? काला दोस्तों, डी। चलिएगा, पनडुब्बियों में प्रयुक्त किए जाने वाले पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? परावर्तन, व्यक्तिकरण दोस्तों, दो में से बता दो अगर आपकी हिम्मत है तो। पेरिस्कोप का मतलब होता है दोस्तों दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण दोस्तों। और दो समतल दर्पण का मतलब हो गया परावर्तन के सिद्धांत पर है ये कार्य है, ये किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, वर्णदता रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्य किन रोगों में विभेद नहीं कर पाता है दोस्तों? तो लाल व हरे में, बैंगनी व पीले में, लाल व बैंगनी में दोस्तों, या पीले व हरे में? चलिएगा, वर्णदत्त रोग होता है दोस्तों एक, क्या होता है ये? अपना अनुवांशिक रोग है। ये एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों, याद रखना किस प्रकार का है, अनुवांशिक रोग है। इसमें रोगी क्या नहीं कर पाएगा आपसे बताइएगा? इसमें रोगी लाल व हरे, लाल व हरे रंग में विभेद है वो नहीं कर पाता है, कर नहीं पाता है, ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर पूछ ले आपको बस स्पष्ट रूप से इस प्रकार का राइट आंसर है वो देना है, लाल व हरे रंग दोस्तों, ऑप्शन ए। अब बताना दोस्तों 25 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हुए हैं, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो अपना प्रकाश टॉपिक है ये छोटा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। इसे अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने ये छोटा ही टॉपिक रखा है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाने का प्रयास किया है। काफी स्टूडेंट कह रहे सर लंबी क्लास क्यों नहीं है? लंबी दोस्तों मेरा एक सिद्धांत है, मैं उसी सिद्धांत पर कार्य करता हूं, ना तो किसी का कहना मानता हूं ना बात दोस्तों, मेरी डायरेक्ट दोस्तों यही एक खूबी मान लो या दोस्तों कुछ भी मान लो कि वन टॉपिक वन क्लास, चाहे एक टॉपिक 1 घंटे के अंदर पूरा हो तो करवाऊंगा, चाहे एक टॉपिक को 30 मिनट लगे तो भी एक क्लास में करवाऊंगा, चाहे एक टॉपिक को 15 मिनट लगे तभी करवाऊंगा, और चाहे एक टॉपिक को 3 घंटे लगे तभी करवाऊंगा दोस्तों। ये मेरा सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर कार्य करता हूं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा, और जो भी हमारे स्टूडेंट नए हैं वो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आज हमारी केमिस्ट्री और अपनी फिजिक्स ये दो पूरी हो चुकी है दोस्तों। आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपने 2 चैप्टर है, 2 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं, या 2 साइंस के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा पार्ट बचा है बायोलॉजी दोस्तों,
वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसको भी निपटारा कर देंगे। और बायोलॉजी से सीटी एग्जाम में कितने प्रश्न आने वाले हैं आपको बता दूं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और इन दोनों से 7 से 8, कुल मिला के दोस्तों देख लो कितना टारगेट है, कितना दोस्तों पोर्शन है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, अभी आपके पास मौका है। जिन्होंने पढ़ रखी है साइंस बेसिक से, मेरी एक ही बात है दोस्तों, जो बेसिक से नहीं पढ़ रखा है ना, तो उनको इन क्लासों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके मेरे एक आप पहले दिन दोस्तों 29 जुलाई को बैच स्टार्ट किया था, उसी दिन मैंने बोला था राजस्थान जीके का स्टार्ट किया था कि मेरी क्लास के अंदर वही स्टूडेंट पढ़ना जो रेगुलर रह सके, जो मेरा कहना माने। क्या बोला था, आप पहले दिन टॉपिक पढ़ के आओगे, दूसरे दिन मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, जितनी घटिया से घटिया बुक है उससे भी पढ़ के आ जाना, समझ में आएगा। और डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ना तो समझ में आएगा और ना याद होगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने कुछ पढ़ नहीं रखा दोस्तों उसको कैसे याद हो पाएगा, ये बताइए मुझे। चलिए